समूह 4 के धनायनों का विश्लेषण। देखिए बच्चों क्या होता है, जब हमारा समूह 3 अनुपस्थित होता है तो उसके बाद हम अगले स्टेप पे आते हैं और अगला स्टेप हमारा क्या होता है, समूह 4 का परीक्षण। तो देखिए ध्यान दीजिए, समूह 3 अनुपस्थित रहने पर समूह 4 का परीक्षण करते हैं। इसके लिए समूह 3 के विलयन में कुछ समय के लिए H2S गैस प्रवाहित करते हैं। देखिए जो क्या करते हैं इसके लिए, भाई हम क्या करेंगे, जो समूह 3 से हमें जो विलयन प्राप्त हुआ है उसी में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कुछ समय के लिए प्रवाहित करेंगे। और देखिए फिर क्या होता है, वहाँ पे अवक्षेप आता है, यानी जैसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करते हैं वह अवक्षेप आता है। तो देखिए यदि कोई अवक्षेप आता है तो चतुर्थ समूह की पुष्टि होती है। श्वेत अवक्षेप Zn2+ को, मांस वर्णीय अवक्षेप Mn2+ को तथा काला अवक्षेप निकेल 2+ एवं CO2+ यानी कोबाल्ट 2+ की उपस्थिति को दर्शाता है। इन अवक्षेप से धनायनों का निश्चात्मक परीक्षण करते हैं। समझे बच्चों क्या होता है, H2S गैस को प्रवाहित करने पर अगर श्वेत अवक्षेप आता है यानी वो Zn2+ के बारे में बताता है कि Zn2+ उपस्थित हो सकता है या जिंक धनायन उपस्थित हो सकता है। अगर मांस वर्णीय अवक्षेप आता है तो वो मैग्नीज के बारे में बताता है कि मैग्नीज उपस्थित हो सकता है। इसी तरीके से अगर काला अवक्षेप आता है तो हमें निकेल और कोबाल्ट के बारे में जानकारी देता है कि निकेल या कोबाल्ट जो धनायन है वो उपस्थित हो सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इन अवक्षेपों को काम में लेकर निश्चात्मक परीक्षण लगाते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम इनके परीक्षणों को समझ लेते हैं। तो देखिए आगे, देखिए बच्चों इस टेबल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से जिंक, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट का परीक्षण किया जाता है। और देखिए हम एक एक को लेके यहाँ पे अध्ययन करेंगे। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे Zn2+ के बारे में। अब देखिए बच्चों, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करने पर अगर श्वेत अवक्षेप आता है इसका मतलब Zn2+ जिंक धनायन उपस्थित हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे निश्चात्मक परीक्षण कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। अवक्षेप को तनु HCl में उबालकर घोलते हैं और विलयन को 2 भागों में बांटते हैं। हम क्या करते हैं, जो श्वेत अवक्षेप हमें प्राप्त हुआ है उसे तनु HCl में उबालकर घोल लेते हैं और अवक्षेप के 2 भाग कर लेते हैं या विलयन के 2 भाग कर लेते हैं। भैया वो विलयन हो गया, भाई जब अवक्षेप को हमने तनु HCl में उबाल के घोला तो विलयन हो गया और जो विलयन बना है उसके 2 भाग कर लेते हैं। अब देखिए पहले भाग में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के आधिक्य में घुलनशील अवक्षेप Zn2+ आयनों की उपस्थिति संपुष्ट करता है। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, पहले भाग में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाते हैं और जैसे जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को जैसे जैसे हम आधिक्य में डालते हैं क्या होता है, घुलनशील अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी जो श्वेत अवक्षेप है वो घुल जाता है। और ये किसकी पुष्टि या किसको बताता है, जिंक 2+ के बारे में, यानी जिंक 2+ या जिंक धनायन क्या है, निश्चित है। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए दूसरा, देखिए अब देखिए दूसरा निश्चात्मक परीक्षण हम लोग क्या लगाते हैं, समझिए। दूसरे भाग को अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन से उदासीन करके पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन मिलाते हैं। अब देखिए दूसरे भाग में क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाएंगे जिससे उसको उदासीन करेंगे, फिर उसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाएंगे। क्या होगा, नीलापन लिए श्वेत अवक्षेप प्रकट होता है। तो देखिए वहां पे भी श्वेत अवक्षेप आता है लेकिन वो कैसा होता है, नीलापन लिए हुए। तो इन दोनों से हमारी किसकी पुष्टि हो जाती है, Zn2+ की, यानी जिंक धनायन की। क्लियर है बच्चों यहाँ तक का। अब हम मैग्नीज का देख लेते हैं कि किस तरीके से मैग्नीज का परीक्षण करते हैं। अब देखिए बच्चों, जब हमने समूह 3 से जो विलयन हमें प्राप्त हुआ है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हमने प्रवाहित की और अगर वहाँ पे मांस वर्णीय अवक्षेप प्राप्त होता है यानी हमारा मैग्नीज धनायन Mn2+ उपस्थित हो सकता है, तो अब हम क्या करते हैं, अवक्षेप को तनु HCl में उबालकर घोलने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन आधिक्य में मिलाते हैं। समझिए यहाँ पर, भाई यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अवक्षेप को तनु HCl में घोल लेते हैं उबालकर और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को आधिक्य में मिलाते हैं। श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। समझिए यहाँ पे श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है जो रखने पर भूरा हो जाता है। समझिए बच्चों, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है जिसको थोड़े समय के लिए अगर रख दिया जाता है वो कैसा हो जाता है, ब्राउन, वो भूरा हो जाता है। तो इससे हमारा क्या पता लगता है कि वहाँ पे Mn2+ मैग्नीज धनायन उपस्थित है या निश्चित है।
क्लियर है, ये समझ में आया आपको। अब हम बात करेंगे निकेल और कोबाल्ट के बारे में कि किस तरीके से निकेल और कोबाल्ट का परीक्षण किया जाता है। समझिएगा बच्चों, समूह थर से जो विलयन हमें प्राप्त होता है उस विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर अगर काला अवक्षेप आता है तो देखिए बच्चों, काला अवक्षेप हमें ये बताता है कि वहां पे निकेल 2+ या कोबाल्ट 2+ धनायन उपस्थित हो सकते हैं। वापस ध्यान दीजिए भाई, समूह थर्ड हमारा अनुपस्थित है और समूह थर्ड के अनुपस्थित होने के बाद हम समूह फोर्थ का परीक्षण करते हैं। तो हम अगर H2S गैस प्रवाहित करते हैं और अगर काला अवक्षेप आता है तो क्या होता है, वहां पे निकेल धनायन और कोबाल्ट धनायन के बारे में बताता है कि निकेल धनायन और कोबाल्ट धनायन उपस्थित हो सकते हैं। अब देखिए आगे हम इसका परीक्षण करते हैं। देखिए क्या करते हैं, अवक्षेप को एक्वा रेजिया में घोलते हैं। देखिए तो जो काला अवक्षेप है उसे एक्वा रेजिया में घोलते हैं और समझिए एक्वा रेजिया क्या होता है, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 इनका 3:1 में बना हुआ जो विलयन होता है वो एक्वा रेजिया होता है। वापस देखिए बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है एक्वा रेजिया की, यानी सांद्र HCl और सांद्र HNO3 इनका विलयन होता है और जो इनका अनुपात होता है वो 3:1 होता है। यानी 3:1 में HCl और HNO3 का जो विलयन है, HCl तो 3 और HNO3 1, यानी इस अनुपात में जब होते हैं तो इनसे बना हुआ जो विलयन होता है उसे एक्वा रेजिया कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, अवक्षेप को एक्वा रेजिया में घोलते हैं और फिर विलयन को शुष्क होने तक गर्म कर ठंडा होने देते हैं। फिर देखिए अवशेष को जल में घोलकर विलयन को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला देखिए, पहले भाग में क्या होता है, विलयन के पहले भाग में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन तब तक मिलाते हैं जब तक यह क्षारक ना हो जाए। फिर डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम की कुछ बूंदें मिलाकर परख नली को हिलाते हैं और समझिए चमकदार लाल अवक्षेप निकेल 2+ आयनों की उपस्थिति संपुष्ट करता है। समझे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं भाई, विलयन के पहले भाग में हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन तब तक मिलाते हैं जब तक ये क्षारकीय नहीं हो जाए और उसके बाद में डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम मिलाते हैं, परख नली को हिलाते हैं। अगर वहाँ पे चमकदार लाल रंग हमें प्राप्त होता है या हम बोल सकते हैं चमकदार लाल अवक्षेप हमें प्राप्त होता है तो हमें निकेल धनायन की उपस्थिति के बारे में पता लगता है कि Ni2+ धनायन हमारे क्या है, निश्चित है। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए, अब देखिए इससे तो हमारा ये पता लग गया कि भाई वहाँ पे क्या है, निकेल उपस्थित है। अगर मान लीजिए वहाँ पे लाल कलर नहीं आता है, वापस समझिए बच्चों, अगर वहाँ पे ये लाल अवक्षेप नहीं आता है तो इससे क्या पता लगता है कि जो हमारा Ni2+ है वो क्या है, अनुपस्थित है। ठीक है, अब देखिए कोबाल्ट के लिए हम क्या करेंगे भाई, दूसरे भाग को अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन से उदासीन कर इसे तनु एसिटिक अम्ल से अम्लीकृत करते हैं और ठोस पोटेशियम नाइट्राइट मिलाते हैं। और समझिए पीला अवक्षेप, अगर पीला अवक्षेप आता है तो कोबाल्ट धनायन जो हमारे आयन हैं उनकी उपस्थिति को संपुष्ट करता है। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आई कि किस तरीके से जो हमारे चतुर्थ समूह है उनके धनायनों का परीक्षण किया जाता है। और देखिए बच्चों, ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी था। अब हम प्रयोग पढ़ेंगे जिसमें क्या करेंगे, जो हमें 2 अकार्बनिक लवण दिए गए हैं उनमें से एक अकार्बनिक लवण में हम जिंक धनायन की और दूसरे अकार्बनिक लवण में हम लोग मैग्नीज धनायन की पुष्टि करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारा प्रयोग 12 क्या हो गया, देखिए उद्देश्य क्या है, दिए गए 2 अकार्बनिक लवणों में जिंक धनायन एवं मैग्नीज धनायन की पहचान करना। और आवश्यक सामग्री देखिए, परख नलियाँ, परख नली होल्डर, परख नली स्टैंड, क्वथन नली, आवश्यक अभिकर्मक एवं कांच की छड़। क्लियर है। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों, सबसे पहले जिंक के परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे जो हम समझ के आए हुए हैं। और देखिए बच्चों, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यानी जो हमें अकार्बनिक लवण दिया जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रथम समूह का करेंगे, फिर द्वितीय समूह का, फिर तृतीय समूह का। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए प्रारंभिक परीक्षण देखिए, लवण के मूल विलयन में HCl डालने पर क्या होगा, कोई अवक्षेप नहीं आता है, प्रथम समूह अनुपस्थित है। ठीक है, दूसरा देखिए, उपरोक्त विलयन में जल मिलाकर गर्म करते हैं, फिर H2S गैस प्रवाहित करने पर। अब हम क्या करेंगे, जो उपरोक्त विलयन प्राप्त हुआ है इसको जल मिलाकर गर्म करते हैं, H2S गैस इसमें प्रवाहित करते हैं, कोई अवक्षेप नहीं आता, द्वितीय समूह भी हमारा क्या है, अनुपस्थित है। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे, देखिए लवण के मूल विलयन में सांद्र HNO3 मिलाकर गर्म करते हैं, फिर ठोस अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आधिक्य में मिलाते हैं। अब हम क्या करेंगे, लवण का मूल विलयन लेंगे और लवण के देखिए बच्चों मूल विलयन में सांद्र HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिला के गर्म करेंगे, उसमें ठोस अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आधिक्य में मिलाएंगे, कोई अवक्षेप नहीं आता, यानी तृतीय समूह भी हमारा क्या है, अनुपस्थित है। यानी तीनों समूह हमारे क्या हो गए, अनुपस्थित हो गए, प्रथम समूह भी, द्वितीय समूह भी, तृतीय समूह भी। आगे देखिए, अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, देखिए बच्चों, अब देखिए उपरोक्त विलयन में, समझिए बच्चों उपरोक्त विलयन यानी जो हमारे तृतीय समूह जब हम परीक्षण कर रहे थे तो जो हमें विलयन प्राप्त हुआ है, तृतीय समूह से जो हमें विलयन प्राप्त हुआ है, तो उपरोक्त विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर, इसमें H2S गैस प्रवाहित करेंगे, श्वेत अवक्षेप आता है। समझिए अगर श्वेत अवक्षेप आता है यानी चतुर्थ समूह में Zn2+ हो सकता है। हमने पढ़ा था ना कि अगर वहाँ पे श्वेत अवक्षेप आता है तो वो हमें जिंक धनायन के बारे में बताता है, यानी चतुर्थ समूह में Zn2+ हो सकता है। अब देखिए निशात्मक परीक्षण देखिए इसका, देखिए तो निशात्मक परीक्षण देखिएगा, देखिए श्वेत अवक्षेप को तनु HCl में उबालकर घोल लेते हैं तथा विलयन के 2 भाग करते हैं। पहले भाग में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन आधिक्य में मिलाते हैं, क्या होगा, श्वेत अवक्षेप सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है और इससे क्या पता लगा, हमारा जिंक धनायन निश्चित है। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखिए, दूसरे भाग को समझिए, यहाँ पर दूसरे भाग को अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन से उदासीन कर पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन मिलाने पर क्या होता है, नीलापन लिए श्वेत अवक्षेप आता है, इससे भी हमारा जिंक धनायन क्या हो गया, निश्चित। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम लवण में जिंक का परीक्षण करेंगे। अब आगे देखिए, अब देखिए बच्चों Zn2+ आयन के परीक्षण में होने वाली अभिक्रियाएं, देखिए बच्चों अभिक्रियाएं आपको पता होनी चाहिए। और देखिए बच्चों मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारे चतुर्थ समूह के जो धनायन होते हैं वो सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं, तो यानी जिंक किस रूप में अवक्षेपित होगा, जिंक सल्फाइड के रूप में, क्योंकि हम H2S गैस प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए ये जिंक सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो गया। हम क्या करेंगे, जो श्वेत अवक्षेप था वो जिंक सल्फाइड का था, इसमें हम 2HCl, देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था ना कि हम क्या करते हैं, समझिए हम क्या करते हैं, देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा, हम क्या करते हैं भाई, श्वेत अवक्षेप को तनु HCl में उबालकर घोल लेते हैं, हमने ये किया ना, तो यानी क्या है, जो जिंक सल्फाइड है उसको HCl के साथ हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ये बन गया ZnCl2+ H2S, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल गई और जिंक क्लोराइड हमारा क्या हो गया, बन गया जिंक क्लोराइड यहाँ पे, यानी कहने का मतलब है हमारा जो श्वेत अवक्षेप है वो घुल गया, किसमें घुल गया, HCl में। अब देखिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, समझिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, पहले भाग में यानी 2 भाग करेंगे, पहले भाग में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। तो देखिए तो समझिए यहाँ पर हम जैसे ही NaOH मिलाएंगे तो जो ZnCl2 है, जिंक क्लोराइड और 2NaOH इनके बीच में अभिक्रिया होगी और ये जिंक हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है, Zn और OH का होल ट्वाइस प्लस 2NaCl बन गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, आधिक्य में, देखिए बच्चों समझिए NaOH को हम आधिक्य में मिला रहे हैं, तो यानी जो हमारा ये जिंक हाइड्रोक्साइड बना है ये भी NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा और ये देखिए क्या बन गया, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस 2H2O। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भाई हमारा जो श्वेत अवक्षेप है वो NaOH में क्या हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है भाई, हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि श्वेत अवक्षेप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में घुल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे सोडियम जिंकेट बनता है। आगे देखिए दूसरे भाग में हम क्या करते हैं, देखिए बच्चों भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि दूसरे भाग में हम क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन डाल के उसको उदासीन करते हैं और फिर पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाते हैं। तो देखिए क्या होगा, जो ZnCl2 है, 2ZnCl2 वो देखिए इससे अभिक्रिया करेगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ और देखिए हमारा इस तरीके से ये संकुल बनेगा, ये संकुल बन गया हमारा। और इस संकुल का नाम क्या है, देखिए बच्चों अगर इस संकुल के नाम की अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम देखिए क्या है, जिंक हेक्सासाइनोफेरेट। ये हमारा जिंक हेक्सासाइनोफेरेट है, देखिए मैं नाम लिख रही हूँ, जिंक हेक्सासाइनोफेरेट।
ठीक है, यानी इस तरीके का हमारा ये संकुल बनेगा और 4KCl। और देखिए बच्चों जो ये संकुल बना है, इस संकुल के कारण ही क्या होता है, नीलापन लिए हुए श्वेत अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। देखिए हमने पढ़ा था ना भाई, नीलापन लिए हुए श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, तो वो इस संकुल के कारण हमें प्राप्त होता है। क्लियर है, आई समझ में आपको कि किस तरीके से वहाँ पे जिंक की अभिक्रियाएं होती है। तो चलिए आगे, अब देखिए, अब पढ़ेंगे मैग्नीज का परीक्षण। देखिए बच्चों मैग्नीज का परीक्षण भी इसी तरीके से होता है, स्टेप बाय स्टेप। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रारंभिक परीक्षण देखिए बच्चों, सबसे पहले मैग्नीज के लिए इसमें भी वही क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। देखिए लवण के मूल विलयन में HCl डालने पर कोई अवक्षेप नहीं आता, प्रथम समूह अनुपस्थित। आगे देखिए, उपरोक्त विलयन में जल मिलाकर गर्म करते हैं, फिर H2S गैस प्रवाहित करने पर कोई अवक्षेप नहीं आता, द्वितीय समूह भी हमारा अनुपस्थित है। इसी तरीके से देखिए, लवण के मूल विलयन में सांद्र HNO3 मिलाकर गर्म करते हैं, फिर ठोस अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आधिक्य में मिलाते हैं, कोई अवक्षेप नहीं आता, तृतीय समूह भी हमारा क्या हो गया, अनुपस्थित हो गया। आगे देखिए, अब आगे देखिए बच्चों, उपरोक्त विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर, अब देखिए मास वर्णीय अवक्षेप आता है। समझिए बच्चों, अगर वहां पे मास वर्णीय अवक्षेप आता है, यानी चतुर्थ समूह में मैग्नीज धनायन Mn2+ हो सकता है। और आगे देखिए, निश्चयात्मक परीक्षण देखिए इसका, अवक्षेप को, जो मास वर्णीय अवक्षेप प्राप्त हुआ है, अवक्षेप को तनु HCl में उबाल कर घोल लेते हैं, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन आधिक्य में मिलाते हैं। क्या होगा, श्वेत अवक्षेप आता है जो रखने पर कैसा हो जाता है, भूरा, यानी Mn2+ निश्चित, यानी जो हमारा मैग्नीज धनायन है वो क्या है, निश्चित है। क्लियर है, आया समझ में ये आपको। आगे देखिए, अब देखिए मैग्नीज धनायन के परीक्षण में होने वाली अभिक्रियाएं। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कि जो मैग्नीज आयन है उसके परीक्षण में क्या क्या अभिक्रियाएं होती है। और देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नीज है भाई, मैग्नीज चतुर्थ समूह का है, यानी ये भी मैग्नीज सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होगा, यानी वहां पे जो मास वर्णीय अवक्षेप आता है। समझिए बच्चों, जब हमने H2S गैस प्रवाहित की और जो मास वर्णीय अवक्षेप आता है वो किसका आता है, मैग्नीज सल्फाइड का। तो देखिए मैग्नीज सल्फाइड का अवक्षेप आया, इसे हम किस में घोलते हैं, HCl में। तो देखिए अभिक्रिया देखिए, MnS यानी मैग्नीज सल्फाइड प्लस 2HCl क्या बन गया, मैग्नीज क्लोराइड प्लस H2S। ठीक है, हमने घोल लिया। अब क्या करेंगे, ये जो विलयन बना है, जो विलयन बना है उसमें हम क्या करते हैं, NaOH डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए अभिक्रिया क्या होती है, MnCl2 प्लस 2NaOH। समझिए बच्चों, हमने उस विलयन में NaOH डाला, तो देखिए क्या बन गया, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बन गया। और देखिए इस मैग्नीज हाइड्रोक्साइड के कारण श्वेत अवक्षेप आता है प्लस 2NaCl। अब देखिए जो समझिए, जो ये मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बना है, अगर इसे कुछ समय के लिए रख देते हैं तो क्या होता है, ये वायुमंडल के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है और जल योजित मैग्नीज डाइऑक्साइड बनता है। तो देखिए यहाँ पर MnOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीज हाइड्रोक्साइड है, और ये देखिए ऑक्सीजन है, क्या होगा यहाँ पे MnO और ये क्या है, OH का होल ट्वाइस, यानी कहने का मतलब है ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा जल योजित मैग्नीज डाइऑक्साइड बन गया। समझे बच्चों, जल योजित मैग्नीज डाइऑक्साइड बन गया। और इसी के कारण क्या होता है, जो श्वेत अवक्षेप होता है वो थोड़े समय के लिए रखने पर भूरा हो जाता है। भाई हमने पढ़ा था ना, देखो जो ध्यान दीजिए, हमने क्या पढ़ा था कि अवक्षेप को तनु HCl में उबाल कर घोलते हैं, इसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन आधिक्य में मिलाते हैं, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है जो कि कैसा हो जाता है, रखने पर भूरा हो जाता है। तो देखिए श्वेत अवक्षेप तो इसके कारण आता है, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड के कारण, और थोड़ी देर रखने पर भूरा क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जल योजित मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण। क्लियर है, आगे देखिए। अब परिणाम देखिए बच्चों, दिए गए प्रथम लवण में धनायन जिंक आयन Zn2+ तथा द्वितीय लवण में मैग्नीज आयन Mn2+ उपस्थित है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा परिणाम निकला कि भाई प्रथम लवण में तो धनायन क्या उपस्थित है, जिंक आयन या जिंक धनायन, और दूसरे में मैग्नीज आयन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी।